हिंदी व्याकरण के टॉपिक वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं, जो आपके फाइनल परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट कितना होने वाला है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो हिंदी व्याकरण का है एक वर्ण विचार है, इससे हमने वर्ण विचार किसे कहते हैं, यानी इसके बारे में जो भी आपको टॉपिक समझना था वो आपको पिछले वीडियो में समझे थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और इसमें हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे कितना नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, सबसे 1 नंबर क्वेश्चन से देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है, आपको यही बतानी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है क्या है। ए में दिया हुआ है क्या, ए में आपका दिया हुआ है शब्द, ए में दिया हुआ क्या, ए में शब्द है, बी में है व्यंजन, सी में स्वर और डी में है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपका वर्ण। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर में है कि 2 नंबर में जो प्रश्न है कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं। हिंदी में कितने वर्ण हैं, तो हिंदी में है आपको 52 वर्ण नहीं है, 50 नहीं है, 40 नहीं है, हिंदी में 46 वर्ण है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 3 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वर। ऑप्शन नंबर ए यानी स्वर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका व्यंजन, वर्ण और अक्षर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है बतानी है आपको। संयुक्त को छोड़कर ए में 36, बी में 44, सी में 48 और डी में 53। तो संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या जो है 32 कितना है। ऑप्शन नंबर बी यानी 44 है। 44 आपका हो जाएगा मूल वर्णों की संख्या। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कितना नंबर, अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि स्वर कहते हैं यानी स्वर किसे कहते हैं। ए में है कि जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, बी में है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है, सी में है कि जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, डी में जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा विघ्न के होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर में है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें आपने 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। कौन सा है जो अग्र स्वर नहीं है। ए में है अ, बी में है ई, सी में है सी ए और डी में है कि ए भी ए है। तो निम्नलिखित में कौन अग्र स्वर नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो अ है वो आपका अग्र स्वर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न आपका ये 7 नंबर में है। हिंदी में स्वरों के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी में स्वर के होते हैं 3 प्रकार, स्वर और दीर्घ और प्लुत। ये सब आपका हिंदी में स्वर के प्रकार होते हैं। आपका 8 नंबर में है। 8 नंबर जो प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अ और अंग क्या है। तो जो हिंदी वर्णमाला में अंग और जो अ है वो क्या है, तो वो है आपका अयोग्यवाह। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न फटाफट से हम लोगों को 100 प्रश्न देखेंगे। 100 प्रश्न में से हम 9 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं। 9 नंबर प्रश्न में चलिए क्या देखा हुआ इसमें है कि जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। जिसको उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वह क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। एक में है मूल स्वर, बी में है प्लुत स्वर, सी में है संयुक्त स्वर, डी में है अयोग्यवाह। क्या कहलाते हैं, तो जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे कहते हैं क्या, प्लुत स्वर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ये वाला जो होगा आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर में है। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा है, इसमें से 4 ऑप्शन में से जो स्वर नहीं है। ए में है आपका अ, बी में है कि उ, सी में है कि ए और डी में है कि डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन स्वर नहीं है, तो स्वर नहीं है आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, ये आपका स्वर नहीं है। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर में है
कि उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। ए में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3, डी में दिया हुआ है 5 और इसमें है कि 7। तो कौन सा उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। तो उनके स्वरों को 3 भेद किए हुए हैं, 3 भेद। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आपका 12 नंबर में है। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है। तो वह कहलाती है आपका व्यंजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। आपका स्वर, शब्द ये सब संयुक्त साथ इच्छा नहीं होगा, ऑप्शन व्यंजन होगा। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वह क्या कहलाती है। वह कहलाती है व्यंजन। तो चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपका वह कुछ इस प्रकार है। 13 नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर जो प्रश्न है आपको क्या है, चलिए देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन है कौन है। निम्नलिखित में से नीचे दिए गया है एक स्पर्श व्यंजन कौन से। ये सब आपको हमने पिछले वीडियो बताया था, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका पूरा आपको डिटेल में देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है। ए में दिया हुआ है स, बी में है कि छ, सी में कि ल और डी में कि ह। तो निम्नलिखित में कौन स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन आपका हो जाएगा ये का छ होगा, जो ऑप्शन नंबर बी ये होगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर में है कि 14 नंबर प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका उच्चारण स्थान है अनुनासिक। ये आपका कंठे चालक मूर्धन्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर में है कि अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ये वाला, और बी में दिया हुआ है देख सकते हैं आप, और डी में दिया तो कौन हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, य र ल व, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और आपका ये 16 नंबर जो प्रश्न है स तलाब मूर्धन्य स दंडी स और ह व्यंजन है कैसे व्यंजन है। ए में कि उत्क्षिप्त, बी में ऊष्म, सी में स्पर्श और डी में संयुक्त कैसा व्यंजन है। तो व्यंजन है आपको ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 17 नंबर प्रश्न में है। 17 नंबर प्रश्न में क्या लिखा हुआ है चलिए देखते हैं। तो सबका 17 नंबर प्रश्न है, यह भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन है बताना है आपको। ए में है कि तालाब स, मूर्धन्य स और दंडी स, और बी में कि य र ल, सी में कि छ त्र ज्ञ और डी में कि र और ढ। तो कौन रहेगा उत्क्षिप्त व्यंजन जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। और अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर में है। 18 नंबर प्रश्न है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है कैसे हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कैसे हुआ है। ए में है कि आरजू में, बी में है कि खसरा में, सी में है पढ़ाई में और डी में है कि जफर में। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग कैसे हुआ है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि का जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है आपका पढ़ाई, यानी ऑप्शन नंबर सी में हुआ है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, फटाफट से 100 प्रश्न देखते हैं। आपका 19 नंबर प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञ जो वर्ण है वह किन वर्णों के संयोग से बना है। ए में है कि ज प्लस य, और बी में ज प्लस ये भी यह है, सभी एक प्रकार से ही है। तो कौन हो जाएगा कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ये बना है आपका ऑप्शन नंबर बी के संयोग से, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपका 20 नंबर में है। 20 नंबर जो प्रश्न है छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्यों। छ, त्र, ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में सभी वर्णों में नहीं होती है क्यों। ये संयुक्त व्यंजन है। बी में कि इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। सी में कि ये व्यंजन अर्ध स्वर माने गए हैं, और डी में कि ये पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। छ, त्र और ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है क्यों नहीं होती है। तो क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपका वो है 23 नंबर। 23 नंबर जो प्रश्न में क्या है चलिए देखते हैं। 23 नंबर जो प्रश्न है आपका कि स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ए में कि मूर्धन्य, बी में है कि तालव्य, सी में है दंत, डी में है कि ओष्ठ। स ध्वनि का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तालव्य। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 24 नंबर में है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है। ए में है कि छ, च, छ, ज, झ, बी में है कि ट, ठ, ड, ढ, सी में त, थ, द, ध और डी में प, फ, ब, भ, म। तो यानी मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी होती है। तो ये होती है आपका च, छ, ज, झ। ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका 25 नंबर में है, त, थ, द, ध, स आदि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा दंत। ये सब दंत का उच्चारण स्थान से बोला जाता है। तालव्य नहीं होगा, मूर्धन्य और दंतोष नहीं होने वाली है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि 26 नंबर में है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वह क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन वो कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब अगला प्रश्न चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका ये 27 नंबर जो प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है कि यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी? यदि नीचे वाला जो होठ होगा उसको पूरे काट दिया जाता है तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ए में है कि ल, बी में है ब, सी में है घ और डी में है कि ख। तो कठिनाई जो होगी आपका ब कहने में होगी, वो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आप इसे बोल कर भी ट्राई कर सकते हैं। उनका 28 नंबर जो प्रश्न है, वह व्यंजन का उच्चारण स्थान है जो आपका यरल में कि वो है उसका उच्चारण स्थान कौन सा आ जाएगा? उच्चारण स्थान पे हम एक ट्रिक लाएंगे जिसके कारण आपको सारा उच्चारण स्थान क्लियर हो जाएगा। तो वह व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो है आपका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से क्या होता है? वो का व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। यह मूर्धन्य, ओष्ठे, दंते नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये 29 नंबर प्रश्न है कि वत्स्य व्यंजन कौन सा है? वत्स्य व्यंजन कौन सा है? ए में दिया हुआ है न, बी में त, सी में स और डी में है ह। वत्स्य व्यंजन कौन सा है? तो वत्स्य व्यंजन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? वत्स्य व्यंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका 30 नंबर में है, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है? स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो ये आपका हुआ है कहीं में? ए में ट्रक में, में पुनर्निर्माण में, सी में त्राटक में और डी में शत्रु में। तो स्वर रहित र का जो प्रयोग हुआ है वो हुआ पुनर्निर्माण में, यानी ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 31 नंबर में है। 31 नंबर जो प्रश्न है कि 31 नंबर प्रश्न में है कि निम्न में से अल्पप्राय वर्ण कौन से है? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? ए में है कि अ, आ, बी में क, ग, सी में कि य, ध और डी में फ, भ। तो निम्न में से कौन अल्पप्राण वर्ण है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, क और ग आपका अल्पप्राण वर्ण हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 32 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? नीचे दिया गया है इसमें से कौन सी जो बात है गलत है? ए में है कि ध संघोष महाप्राण दंत है, बी में है कि संघोष ओष्ठ महाप्राण है, सी में है कि च अघोष तालक अल्पप्राण है और डी में कि ख कंठे महाप्राण अघोष है। निम्नलिखित में कौन सी बातें गलत है? बातें जो गलत है वो आपका जो बी में दिया हुआ है वो बातें गलत है। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है 33 नंबर, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो वे क्या कहलाते हैं? जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपका अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग जल्दी 100 प्रश्नों को देखनी है। प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि होती है? प्रसन्नता में कौन सी ध्वनि होती है? ए में कि संयुक्त ध्वनि, बी में कि संपृक्त ध्वनि, सी में कि युग्मक ध्वनि और डी में कि इनमें से कोई नहीं। प्रसन्नता में जो ध्वनि होती है वो कौन सी ध्वनि होती है? वे ध्वनि होती है युग्मक ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न आपका 35 नंबर में है। जो आपका 35 नंबर में है वह है कि आपका निम्न में से महाप्राण क्या है आपका? चलिए देखते हैं कि निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। ए में क, बी में घ, सी में झ और डी में कि य। तो इसका क्या हो जाएगा? निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है, जो नहीं है आपका क है, जो आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 36 नंबर कि अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? ये सब का वर्ण का परिभाषा जाना है तो आपको हमारे इसे पिछले वीडियो में जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। तो एक अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण जो है आपका वह कौन सा है? तो आपका अघोष वर्ण होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 37 नंबर। 37 नंबर में जो है कि सबल में कौन सी ध्वनि होती है? सबल में कौन सी ध्वनि होती है? ए में है कि संपृक्त, बी में है कि संयुक्त,
सी में है कि युग्मक और डी में कि इनमें से कोई नहीं। संबल में कौन सी ध्वनि होती है? संबल में आपका ध्वनि होती है ऑप्शन नंबर ए, संपृक्त। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका 38 नंबर में है। अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? अधोलिखित शब्द का कौन सा रूप है जो वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध है? ए में कि परमात्मा, बी में कि परमात्मा, सी में कि ये भी प्रमात्मा और डी में कि प्रमात्म। तो क्या हो जाएगा? अधोलिखित शब्द के कौन सा रूप वर्तनी से दृष्टि से सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में आपका है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न का 41 नंबर में जो है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल ध्वर स्वर नहीं है? तो ए में है कि आ, बी में है ई, सी में है ऊ और डी में है कि ओ। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये 42 नंबर में है कि हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में जो ध्वनि होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ए में दिया हुआ है आ, बी में ई और सी में ऊ और डी में ओ। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ओ। हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका होते हैं ओ का हो जाएगा। और चलिए अगला प्रश्न आपका ये 43 नंबर में है। 43 नंबर जो प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं कितने प्रकार के? तो मात्रा के आधार पर स्वर आपका होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? आपका 3 प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर तो चलिए बढ़ते हैं। 44 नंबर जो प्रश्न है, जिन्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिन्हा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? तो जिन्हा के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के इसमें भी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 नंबर में जो प्रश्न है इस प्रकार है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ए में है कि अक्षर, बी में है स्वर, सी में है व्यंजन और डी में है अनुस्वार। एक से अधिक वर्णों के मेल को जो कहते हैं वो कहते हैं क्या? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका हो जाएगा राइट आंसर। और अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर में कि इस प्रकार से प्रश्न है कि आदि का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, इसका उच्चारण किससे होता है? तो इसका उच्चारण होता है आपका तालव्य से, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आपको ज़्यादा प्रश्न देखनी है, कितना 100। और आपका अगला प्रश्न जो है आपका 47 नंबर में है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? ए में संज्ञा, बी में स्वर, सी में व्यंजन और डी में विसर्ग। क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं स्वर। और अगला प्रश्न है आपका 48 नंबर में कि निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से कौन है जो दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपका जो इसमें दो दीर्घ स्वर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर जो ए सी होगा, छोटा ए, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए आप अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 49 नंबर प्रश्न है। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? ए में है ग, सी बी में है कि ज, सी में है कि ओ और डी में है स। निम्न में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन आपका सी नंबर यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर में कि निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अल्पप्राण व्यंजन। आपका ख, घ, ठ नहीं होगा। और चलिए अगला प्रश्न आपका 51 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? सबका घोष वर्ण क नहीं होगा, च नहीं होगा, ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो का राइट हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका ये 52 नंबर में है कि निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? निम्न में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ए में अ, बी में आ, सी में ई और डी में कि ऊ। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये 53 नंबर में है कि 53 नंबर जो प्रश्न है कि काकलय वर्ण कौन सा है? काकलय वर्ण कौन सा है? ए में है य, बी में है कि स, सी में कि ह और डी में कि न। काकलय वर्ण कौन सा है? तो काकलय वर्ण आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ऑप्शन नंबर सी वो होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका ये 54 नंबर में है, यह का उच्चारण स्थान है।
य का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो य का उच्चारण स्थान होता है तालु, ये तालु से निकलता है य। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका है 55 नंबर में है कि र का विवरण है। र का विवरण क्या है, ए में दिया वत्स्य लुंठित संघोष अल्पप्राण व्यंजन, बी में वत्स्य पार्श्विक संघोष महाप्राण व्यंजन, सी में कि वत्स्य संघर्षी अघोष अल्पप्राण व्यंजन, डी में कि वत्स्य अस्वर्ध संघोष महाप्राण व्यंजन। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर आपका होने वाला है 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। ये 56 नंबर जो प्रश्न है कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं, ए में है 6, बी में 8, सी में 9 और डी में 7। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण जो है वो आपका कितने हैं, तो वो आपका 8 है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपका वो है आपका 57 नंबर जो प्रश्न है इस प्रकार है। 57 नंबर प्रश्न की दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ए में दिया हुआ है द इस प्रकार है, और बी में कि यहाँ, सी में इस प्रकार और डी में ये दिया हुआ है। तो दीर्घ का जो वर्ण विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये आपका होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए फटाफट से अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर में है संघोष वर्ण कौन सा है। संघोष वर्ण कौन सा है, ए में है कि प, बी में कि थ, सी में कि ब और डी में कि स। संघोष वर्ण कौन सा है, संघोष वर्ण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका संघोष वर्ण। और चलिए अगला प्रश्न आपका है 59 नंबर में है कि ऊष्म व्यंजन कौन सा है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ए में है ह, बी में है ल, सी में है म और डी में है ज। इसका जवाब दीजिए कमेंट में। ऊष्म व्यंजन कौन सा है, ऊष्म व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न आपका है कितना नंबर में, 60 नंबर में है कि उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा आपको बतानी है। तो देख सकते हैं ए में दिया हुआ है इस प्रकार से, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट करिए कि उदान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा। और चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 61 नंबर में है। 61 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है। ए में है ठ, बी में ढ, सी में ध और डी में न। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग में नहीं है, ट वर्ग में जो है एक पर ध है नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 62 नंबर में है हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ है, ए में 44, बी में 33, सी में 52 और डी में 48। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ आपका ऑप्शन नंबर से 52 हो जाएगी राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 63 नंबर, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है, तो ए में है कि वृत्ताकार स्वर, बी में है संवृत स्वर, सी में कि अनुनासिक स्वर और डी में कि निनुनासिक स्वर। तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है, तो वे है आपका निनुनासिक स्वर, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब 64 नंबर जो प्रश्न है, 64 नंबर प्रश्न है कि अर्धविवर्त स्वर है। अर्धविवृत स्वर है, ए में कि उ, बी में ए, सी में आ और डी में भी है ए। तो अर्धविवृत जो स्वर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी ए। और चलिए आप नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 65 नंबर में है। 65 नंबर में प्रश्न है कि सभी क्या है, चलिए देखते हैं कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन जो है कौन से वर्ग में है। ए में दिया हुआ है कि ए में, बी में इस प्रकार है, सी में है कि क, च, प, ट और डी में कि ह, स, र, ब। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो सभी जो स्पर्श व्यंजन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी इस वर्ग में है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर में है कि 66 नंबर में जो प्रश्न है वो इस प्रकार है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है। ए में दिया हुआ है कि ख, छ, ठ, बी में दिया हुआ है कि ध, च, ड और सी में दिया हुआ है कि म, स, ध और डी में दिया हुआ य, ध। तो सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है आपका वो 66 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है। जब भी एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो एक में संयुक्त ध्वनियाँ, बी में युग्मक ध्वनियाँ, सी में संपृक्त ध्वनियाँ और डी में पारस्परिक ध्वनियाँ। क्या ध्वनि कहलाती है, तो कहलाती है युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका इस प्रकार की, आपका 68 नंबर, वो व्यंजन है, वो व्यंजन कैसा वो व्यंजन है, तो वो व्यंजन है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ जो है वो आपका वो व्यंजन है, उसमें नहीं होगा महाप्राण अघोदेशम नहीं होगा। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका ये कितना नंबर है, 69 नंबर जो प्रश्न है कि इस प्रकार है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा में कुल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं लिपि। ये भी आपका बहुत तरह पूछे गए हैं, लगभग ये भी आ सकते हैं हिंदी में। और चलिए अब 70 नंबर जो प्रश्न में चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न है कि प फ ब भ म यानी व्यंजन होते हैं, इस प्रकार किस प्रकार के व्यंजन होते हैं, ये होते हैं आपका किस प्रकार के, आपका ओष्ठ व्यंजन होते हैं, इसे हम ओष्ठ से बोलते हैं, आपका ओष्ठ व्यंजन होते हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 नंबर में है कि दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो वह क्या कहलाते हैं। ए में कि संयुक्त व्यंजन, बी में है कि अल्पप्राण, सी में है कि अंतस्थ और डी में कि महाप्राण। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे आप कहते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो चलिए अब 72 नंबर जो प्रश्न है, 72 नंबर प्रश्न पर चलते हैं कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। ए में स्वर, बी में है व्यंजन, सी में है मात्रा और डी में है विसर्ग। तो वह क्या है, तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत है तो वो आपका स्वर है, आपका स्वर ही है, ऑप्शन नंबर ये होगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है वह है आपका इस प्रकार 73 नंबर जो प्रश्न है, 73 नंबर प्रश्न में है कि स्पर्श व्यंजन कंठय ध्वनि, स्पर्श व्यंजन क्या है कि स्पर्श व्यंजन कंठय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है। ए में क, बी में ग, सी में ख और डी में घ। तो वे ध्वनि है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अब ये 74 नंबर जो प्रश्न है कि दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। ए में कि व, बी में फ, सी में य और डी में र। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, दंतोष्ठ ध्वनि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न 75 नंबर में है कि 75 नंबर प्रश्न हिंदी वर्णमाला में क्या है। 75 नंबर प्रश्न है कि आपका हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है, तो ए में दिया हुआ है इस प्रकार, बी में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सबसे पहला नंबर ऑप्शन है, यही हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 76 नंबर जो प्रश्न में है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल सांस का प्रयोग किया जाए उस वर्ण को क्या कहते हैं, उस वर्ण को हम अघोष वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। संघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ऐसा नहीं होगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 77 नंबर जो प्रश्न है, 77 नंबर प्रश्न में वह इस प्रकार है कि य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं, य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं। ए में है कि स्पर्श व्यंजन, बी में है कि अंतस्थ व्यंजन, सी में ऊष्म व्यंजन और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसे हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न आपका 78 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। ए में है न, बी में ल, सी में र और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से पार्श्विक दो ध्वनि है वह कौन सी है। पार्श्विक ध्वनि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ल। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 79 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो अंतस्थ व्यंजन है। ए में है ल, बी में प, सी में च और डी में ट। तो कौन सा है जो अंतस्थ व्यंजन है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा अंतस्थ व्यंजन। और चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर में है। 80 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठतालव्य है। निम्नलिखित में से है कौन सा स्वर है जो कंठतालव्य है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए फटाफट से हम लोग को 100 क्वेश्चन देखनी है, तो इसलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 81 नंबर में है। 81 नंबर में जो प्रश्न है कि
ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। ट वर्ग जो है वह उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है। या में कि कंठय ध्वनि, बी में तालव्य, सी में मूर्धन्य और डी में दंत्य। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, तो यह ध्वनि आपका है मूर्धन्य ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न पर, तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। आपका 82 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है। ए में है आ, बी में उ, सी में ए, डी में है ओ। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा दीर्घ स्वर। और चलिए अगला प्रश्न पर, चलिए अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर जो प्रश्न है कि अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है। ए में है विसर्ग का, बी में कि चंदा बिंदु का, सी में कि पंचम वर्ण का और डी में स्वर का। अनुस्वार किसका कार्य करता है। अनुस्वार आपका कार्य करता है पंचम वर्ण का। पंचम वर्ण का कार्य अनुस्वार करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न आपका 84 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो संयुक्त स्वर नहीं है। ए में कि ए, बी में कि उ, सी, ये सब आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो कौन हो जाएगा 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पर है आपका ये 85 नंबर प्रश्न है। 85 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है। ए में है त, बी में है द, सी में ल और डी में है य। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो दंत नहीं है आपका य। आपका जो य होगा वह दंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 86 नंबर कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो जो भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ए में दिए हुए अग्र स्वर, बी में मध्य स्वर, सी में पद स्वर और डी में है कि विवृत स्वर। तो ये आपका जो विवृत स्वर होगा वह नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न आपका ये 87 नंबर में है कि निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है। ए में कि क, ख, बी में य, र, सी में कि च, ज, डी में ट और न। तो निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी है। कंठस्थ ध्वनियाँ आपका ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 नंबर में है निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन हो जाएगा। तो मूर्धन्य व्यंजन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका मूर्धन्य व्यंजन ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 89 नंबर में है कि निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत ध्वनियाँ कौन सी है। ए में कि ख, ग, में कि उ, सी में कि ए और डी में कि स। तो निम्नलिखित में से शब्दों में से नवनीत विकसित दो ध्वनियाँ कौन सी है। यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ख और ग। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 90 नंबर में है निम्नलिखित में कौन सा घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। ए में है ख, बी में है च, सी में है म और डी में है छ। तो निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी होगा घोष वर्ण। चलिए अगला प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 91 नंबर में है कि 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है जो एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ए में है उ, बी में ख, सी में र और डी में है कि य। तो निम्नलिखित में से कौन एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए उ हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ये आपका 92 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है। कौन सी ध्वनि है जो ओष्ठ्य नहीं निकालती, ओष्ठ्य नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो होगा आपका ओष्ठ्य नहीं है। अब चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। आपका कुछ अंतिम नंबर ही होने वाला है, 100 होने पूर्ण ही वाली है। तो आपका 93 नंबर जो प्रश्न है, 93 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित में से नासिक का व्यंजन कौन सा है। निम्नलिखित में से नासिक का व्यंजन कौन सा है। ए में कि स, बी में कि य, सी में ग और डी में कि ज। तो निम्नलिखित में से नासिक का व्यंजन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका ये कितना नंबर 94 नंबर प्रश्न है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए में कि नासिक, बी में कि मूर्धन्य, सी में ओष्ठ और डी में कि कंठय तालव्य। तो ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं, कहलाते हैं आपका कंठस्थ तालव्य, कंठय तालव्य कहलाते हैं। और अगला प्रश्न आपका 95 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला का स्थान नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला का स्थान नहीं दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर है ली,
डी में क्री, सी में श्री और डी में र। किसको नहीं दिया गया? तो श्री को नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर। 96 नंबर जो प्रश्न है ये आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द का जो है द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन ऑप्शन नंबर सी यानी दिल्ली का हो जाएगा द्वितीय व्यंजन। तो आप समझ गए। 96 नंबर क्वेश्चन बताया, आप मुझे कितना सही कर पाए कमेंट में लिखिए। जितना भी आप इसमें से जो सही कर पाइए होगा उस कमेंट में लिखिएगा। और आप यहाँ तक टिके पाए, ये आपका बहुत ही पढ़ने वाले स्टूडेंट है, इसलिए आपका कमेंट में लिख दीजिएगा तब पता चला है कौन स्टूडेंट लास्ट तक बना हुआ था। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। और लाइक वो नहीं किए होंगे तो लाइक को जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा।